गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग ने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? ठीक है, जैसे एक कोई सिस्टम है, सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इस सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए तीन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी। अब ऑब्जेक्ट ए का मान लेते हैं कुछ मोमेंटम है। ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम क्या है? P1 है, और ऑब्जेक्ट बी P है, ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम है Pb, और ऑब्जेक्ट सी का मोमेंटम है Pc। ठीक, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? Pa प्लस Pb प्लस Pc। अब ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने सी पे, ए ने सी पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या होता है? मोमेंटम चेंज हो जाता है। यानी कि अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बी ए पर भी फोर्स लगाएगा, तो ए का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सी ने बी पे लगाया तो इसकी वजह से बी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा सी का। तो टोटल मतलब कुल मिलाकर के सबका मोमेंटम, अगर तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स की वजह से मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सीधी सी बात है। अच्छा, इस सिस्टम में ये जो ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी सी पे फोर्स लगा रहा है, ए सी पे फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स जो है वो सिस्टम के अंदर लग रहा है। मतलब सिस्टम के अंदर का ऑब्जेक्ट सिस्टम के अंदर के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। जैसे एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम को अगर हम एक सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर हैं, जितने भी, सब लोग एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन बाहर से कोई फोर्स की बात हम ना करें तो ये जो फोर्स है सिस्टम के अंदर लगने वाला फोर्स, इस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। और सिस्टम के बाहर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो सिस्टम के बाहर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन जो टोटल मोमेंटम है वो जितना पहले था उतना P डैश A प्लस P डैश B प्लस P डैश C, उतना मोमेंटम बाद में रहेगा। वास्तव में क्या करें? मतलब फोर्स की वजह से PA का मोमेंटम चेंज हो गया P डैश A, फोर्स की वजह से B का मोमेंटम चेंज हो गया P डैश B, और फोर्स की वजह से C का मोमेंटम हो गया P डैश C। पहले जो मोमेंटम था PA प्लस PB प्लस PC था, और बाद में मोमेंटम हो गया P डैश A प्लस P डैश B प्लस P डैश C। ठीक है, तो जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम बाद में आएगा। भले एक दूसरे का मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन जो मोमेंटम पहले था, मान लीजिए पहले मोमेंटम था 100, टोटल मोमेंटम 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो बाद में भी कितना रहेगा? 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 100 का मतलब मान लेते हैं इसका था 50, इसका था 20 और इसका था 30, तो कितना हो गया? 100 हो गया। अब चेंज हो गया तो मान लेंगे इसका हो गया 40, और 20 वाले का हो गया क्या बोलते हैं, 20 वाले का हो गया 40 हो गया, और C वाले का हो जाएगा 20। यानी कि इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन जो टोटल मोमेंटम जितना पहले था
उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आ गई? तो इसको लिखेंगे कैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज 0 देन total momentum of system remains constant. This is called the principle of conservation of momentum. Understood? तो ये था, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो टोटल सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर ये वैलिड नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर एक सिस्टम की बात करें तो इस पर फोर्स अगर नहीं लगेगा तो इसका मोमेंटम क्या रहेगा, सही रहेगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ किया जाए इसको। तो कैसे प्रूफ किया जाए? दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक सिस्टम लेते हैं, उस सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका मास है ma, m1 लेते हैं, और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं b, जिसका मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए लिखो आप लोग, फिगर बनाने के बाद, लेट इन ए सिस्टम ऑब्जेक्ट ए of mass m1 moves with velocity u1 and object b of mass m2 moves with velocity u2 in the same direction। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं कि u1 जो है u2 से बड़ा है, यानी कि a की जो स्पीड है b की स्पीड से ज़्यादा है। तो इसमें लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट a इज लार्जर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट b। ओके, चलो अब क्या हुआ, जब u1 ज़्यादा है u2 से तो ये कोलाइड कर लेगा। तो A B पे फोर्स लगाएगा F1 और B A पे फोर्स लगाएगा F2। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F2 शुड बी इक्वल टू माइनस, मतलब जितना फोर्स A B पे लगाएगा उतना ही फोर्स B A पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो F2 और F1 क्या होगा, बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, फोर्स लगा, A ने B पे फोर्स लगाया, B ने A पे फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से A का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो कोलिजन के बाद A की जो वेलोसिटी है वो हो गई v1 और B की जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई v2 कोलिजन के बाद। यहाँ बात समझ में आ गई? हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि सिस्टम है, इस सिस्टम में जो भी फोर्स लगा, A ने B पे लगाया, B ने A पे लगाया, ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो सिस्टम का मोमेंटम सेम रहना चाहिए, यानी कि
कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था, कोलिजन के बाद जो मोमेंटम आएगा, वो दोनों मोमेंटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, ए का मोमेंटम क्या है, m1 इंटू u1, और बी का मोमेंटम क्या है, m2 इंटू u2। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, m1 u1 प्लस m2, इनिशियल मोमेंटम लिखोगे p1 बराबर m1 u1 प्लस m2 u, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फिर फोर्स लगा, फोर्स लगने की वजह से स्पीड चेंज हो गई, यानी कि मोमेंटम चेंज हो गया। ए का मोमेंटम हो गया m1 v1 और बी का मोमेंटम हो गया m2 v2। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम, P2 जो हो गया वो हो गया m1 v1 प्लस m2। ठीक, हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि P1 और P2 क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। अब देखो F1 और F2 बराबर, तो न्यूटन थर्ड लॉ को हम लोग कंसीडर करेंगे और उसको देखेंगे। तो बाई कंडीशन F1 शुड बी इक्वल टू माइनस F2, माइनस की तरह है अपोजिट, F1 F2 बराबर है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, तो F1 जो है वो माइनस F2 के बराबर है। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। F1 किस पे फोर्स लगा रहा, F1 जो है A लगा रहा था B पे, तो F1 जो है वो B पे लगने वाला फोर्स है। तो अगर F1 B पे फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स की वजह से B का मोमेंटम चेंज होगा। तो फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मान लेते जो कोलिजन हुआ, कोलिजन में जो फोर्स लगा वो फोर्स जो है वो t टाइम तक लगा, तो मोमेंटम चेंज हो गया A का, कितना, फाइनल मोमेंटम कितना था m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम कितना था m1 v1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस F2 किस पे फोर्स लग रहा है, A पर लग रहा है, सॉरी F1 जो है वो A B पे लगा रहा है, तो B का मोमेंटम चेंज होगा, तो m2 v2 माइनस m2 v2। F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, तो फोर्स B पे लग रहा है तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, B का चेंज होगा। तो B का फाइनल मोमेंटम क्या है m2 v2 और इनिशियल मोमेंटम क्या है m2 u2। तो फोर्स बराबर क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A, यानी कि F2 जो है वो A पर लग रहा है, तो A पर लगने की वजह से A का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। तो A का मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t, t कर दिया m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस कर ले आएंगे, तो माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ से देखो फाइनल मोमेंटम m1 u2 प्लस सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 v2 हो गया p1, और m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 ये हो गया p2। तो ये प्रूव हो गया सिस्टम में जितना पहले मोमेंटम था उतना बाद में मोमेंटम।
तो इस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखा। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।